बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं, उन्होंने जो थप्पड़ मारा है उसकी गूंज जो है वो अभी तक हर सोशल मीडिया पर गूंज रही है, सुनाई दे रही है कि वो किस कदर जनाटेदार थप्पड़ था। अच्छा, वो थप्पड़ क्यों मारा है और फिरदौस आशिक अवान साहबा क्या ये इस तरह का आजकल माइंडसेट क्यों हुआ है, थोड़ी सी वो क्या कहते हैं जज्बाती सी क्यों हैं, या इससे उसकी वजह क्या है। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जब पीपल्स पार्टी में होती थी तो तब किस तरह की होती थी, या काफ लीग में थी तो फिर किस तरह की होती थी। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही मैं आपको एक ख़बर भी दूंगा जो आगे जाके आपको बताऊंगा वो ख़बर क्या है। अहम ख़बर है बहरहाल। तो ये फिरदौस आशिक अवान साहबा की जो थप्पड़ है, कल वो पीपल्स पार्टी के कादर मंदो खेल साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक जद्दोजहद के बाद इलेक्शन जीता। और उस इलेक्शन के जीतने के बाद कराची से ये जो वाडा वाली सीट खाली हुई थी वहाँ से वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। और उनके साथ जो प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ पर वो उन दोनों के दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जब वक्फ़ा लिया गया तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने उनको साथ कुछ हॉट किस्म के आर्गूमेंट्स के बाद थप्पड़ दे मारा, उन्हें उनका गिरेबान भी पकड़ा, उनको थप्पड़ भी मारा। अब वो मंदो खेल साहब जो हैं वो शायद मेरा ख्याल है शरीफ आदमी हैं, या यूँ समझ लें कि वो इस चक्कर में रह गए कि ख़ातून हैं और मुझे आगे से वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। और शायद उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि फिर अदरवाइज़ ये जितना भी सारा कुछ कसूर था या जो भी बातें थी वो सारी मंदो खेल साहब के ऊपर पड़ जानी थी। और पीपल्स पार्टी में तो वैसे भी ये एक कल्चर है कि वो किसी भी सूरत ख़ातून के हवाले से कोई बिलो दी बेल्ट रिमार्क्स हों या कोई इस तरह की हरकत की जाए तो पीपल्स पार्टी उस बंदे को बर्दाश्त नहीं करती और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता है। बल्कि ऐसा अगर किसी ने माजी में भी किया है तो, या किसी पे इल्ज़ामात हैं ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने के हवाले से, ज़्यादती से मुराद वही ज़्यादती नहीं है जो आम फ़हम ली जाती है, उनके बारे में गलत रिमार्क्स देने के हवाले से, तो भी पीपल्स पार्टी में काफ़ी इस पर रद्द-ए-अमल आता है। बख्तावर भुट्टो साहबा और आसफ़ा भुट्टो साहबा जो हैं वो इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल देती हैं। ख़ुद बिलावल साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को माइंड करते हैं। अच्छा, ये फिरदौस आशिक अवान साहबा को मैं कम अज़ कम तब से जानता हूँ जब ये FJ में थी, यानी फ़ातिमा जना मेडिकल कॉलेज में थी। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने यहाँ पे वो अपनी सर्विस भी की, जिसको वो डॉक्टर बनने के बाद 1 साल का कोर्स होता है वो करना पड़ता है आपको, वो भी उन्होंने वहीं पे की। और फिर लाहौर में वो काफ़ी अर्सा रहीं। तो मैं उनसे यानी रिपोर्टिंग के दौरान आना जाना, ये बड़ी उस वक़्त भी दबंग किस्म की खातून थी और बड़ा इनका जो है ना एक तड़ाकुट स्टाइल वो है, यानी जो इनके साथ लोग जुड़े हुए होते हैं, जिनके साथ इनके ताल्लुकात होते हैं, ये अपने उन लोगों के लिए बहुत केयरिंग भी होती हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ हर वक्त मतलब कसोनमुख ही चलाती रहती है, लेकिन वो खातून अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो आम जिंदगी में वो ज़रा दूसरी ख़वातीन से हटके ज़रूर हैं, लेकिन वो एक सियासी एतबार से एक तड़े वाली खातून है। मैं कहने का मतलब मेरे ये है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये PTI का कल्चर है ओवरऑल। अगर आप देखिए कि PTI में जो लोग भी होते हैं या जो कोई दूसरी जमात से भी जाते हैं तो वो ज़बान की बजाय हाथ से आर्गूमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आर्गूमेंट करने तो बड़ी दूर की बात है, वो तो जो वर्कर उनके साथ चाहत से उनके करीब होने की कोशिश करते हैं ना, उनको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, वर्कर की ये ख्वाहिश होती है। आप फुटेज देख रहे होंगे इस वक्त कि वहाँ पर वो एक वर्कर जो है उनके पास होने की कोशिश कर रहे थे, खान साहब ने उनको कोणी कराती पड़ के, ठीक है। इसी तरह एक और फुटेज भी मौजूद है कि उसमें वो देख लें कि खान साहब जो हैं उन्होंने थप्पड़ दे मारा बराह रास्त ही स्टेज के ऊपर। अच्छा, ये हरकतें जो हैं खान साहब आज के नहीं कर रहे। मुझे याद है खान साहब 92 का वर्ल्ड कप अभी जीत के वापस नहीं आए थे, यानी 92 का वर्ल्ड कप अभी एक्चुअली हुआ नहीं था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, अभी 92 का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। तो उस वक़्त खान साहब का बड़ा क्रेज़ था और नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो खान साहब के बड़े जो हैं गर्विदा होते थे। FC कॉलेज में एक तकरीब थी तो वहाँ पर खान साहब को आना था। ये शायद कोई मार्च अप्रैल का महीना था और खान साहब वहाँ पर आए, कोई एक तो 2-3 घंटे लेट आए और लोग जो हैं वो खड़े हुए थे, लड़कियाँ लड़के बहुत ज़्यादा कतार बना के।
उस दौर में ऑटोग्राफ का रिवाज होता था और ऑटोग्राफ जो है वो लेने के लिए दो चार लड़कियां जो हैं वो खान साहब के करीब हुई। तो खान साहब एक तो ब्लैक कलर की टी शर्ट थी, मुझे आज तक उनका गेटअप याद है, और ये शायद किसी मेरा ख्याल अपना ट्रेनिंग वगैरह करके वापस आए थे, पसीने से शराबूर थे खान साहब। और जब लोगों का रश बढ़ने लगा तो खान साहब ने उनको बाकायदा न सिर्फ ये कि इंग्लिश में गालियाँ बकी, बल्कि उनके बाद उन एक दो लड़कों ने जब आगे होके मज़ीद थोड़ा सा किया तो उन्होंने खान साहब ने एक आधे को पंच भी करा दिया। अच्छा, अब ये रवैया खान साहब का, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या हुआ। खान साहब को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा मार पड़ी थी, आपको सबके नॉलेज में है, 2007 की शायद बात है। अच्छा, तब खान साहब जो है वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मीट दी प्रेस में लाहौर प्रेस क्लब आए, तब मैं वाइस प्रेसिडेंट था लाहौर प्रेस क्लब का। तो वहाँ पर खान साहब ने को ये सब लोगों ने कहा कि आप वहाँ पर ना जाएं क्योंकि इस्लामी जमीयत तलबा का मूड को अच्छा नहीं है। तो खान साहब ने आगे जो रिस्पॉन्ड किया, और ये सिर्फ मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि वहाँ पर बैठे 5-6 और साफ़ी थे, उनके सामने रिस्पॉन्ड किया, और खान साहब ने यूँ करके अपने मसल्स दिखाए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ को पंगा लेगा। ये खान साहब का बाकायदा स्टाइल था। अच्छा, अब ये शो करता है कि खान साहब जो हैं वो मसल्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय इसके कि वो अपनी बात को दलील के साथ साबित करें। अच्छा, एक तो खान साहब की आपने क्लिप्स देख ली। एक नईमुल हक हुआ करते थे खान साहब के बड़े करीबी दोस्त, जिगरी यार अगर किसी को कहा जा सकता है, जो खान साहब के हर राजो न्याज से वाकिफ़ थे और खान साहब उनके राजो न्याज से वाकिफ़ थे। होते हैं इंसान की ज़िंदगी में बड़े करीबी दोस्त, अंडरवीर फ्रेंड कह लें उनको, लंगोटी है, ठीक है। वो जो हैं वो नईमुल हक साहब थे। तो नईमुल हक साहब ने भी एक प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं जमील सोमरू साहब, उनके साथ बदतमीज़ी की थी। वो क्लिप भी आप देख लें। और बात के पानी पीते पीते पानी का गिलास उनको दे मारा था। ये जो हरकतें हैं ये पीटी वाले करते हैं। अब फरदौस आशिकवान साहबा का वाक़या आ गया सामने। फरदौस आशिकवान साहबा जो हैं वो शुरू तो इनकी ज़िंदगी का बतौर स्टूडेंट तो PSF में हुआ, उसके बाद फिर ये अमली ज़िंदगी जो सियासी इन्होंने शुरू की वो काफ लीग से की। बतौर MNA वो मुंतखब हुई, यानी एक रिज़र्व सीट के ऊपर आई। फिर वो पीपल्स पार्टी की टिकट पे चली गई और चौधरी अमीर हुसैन हुआ करते थे सियालकोट में, वहाँ पर वो उनके मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको अच्छी खासी लीड से इन्होंने हरा दिया। फिर ये छोड़ गई पीपल्स पार्टी और ये तहरीक इंसाफ में चली गई। तहरीक इंसाफ में जब ये गई तो इलेक्शन ये हार गई सियालकोट से, और फिर ये इनको दोबारा मामले खसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म बना के तो वजारत इत्तलात दे दी गई। वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ जो एक ग्रुप है बना हुआ फरदौस आशिकवान साहबा के ख़िलाफ़, और उनको PTI में उस तरह से कबूल नहीं किया गया। एक तो इनके हल्के की सियासत का मसला है कि डार ब्रदर जो हैं, उस्मान डार और उमर डार, उन्होंने ज़ाहिर है PTI में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, पैसे भी लगाए हैं, उनकी स्ट्रगल भी है। हम इख्तलाफ करते होंगे, आप भी इख्तलाफ करते होंगे, हो सकता है सियासी आदमी के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल PTI में उनके स्टेक्स हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे उसमें इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, टाइम दिया है, अपने पैसे लगाए हैं। तो वो ये समझते हैं कि ये फरदौस आशिकवान साहबा जो हैं वो एकदम से आई और छा गई। यानी सियालकोट में से ज़ाहिर है PTI का कोई बंदा नहीं जीता, पूरे गुजरांवाला मतलब डिवीज़न से कोई नहीं जीता मेरा ख्याल है, और PTI का वहाँ से कोई भी आदमी नहीं जीता, डार साहब भी नहीं जीते, फरदौस आशिकवान साहब भी नहीं जीती। तो वो ये समझते हैं कि असी इन्ने बड़े पैसे भी लाए, और ये आई और आके वज़ीर भी बन गई, और फिर पहले फेडरल में बनी, अब सूबे में बनी हुई है। तो वहाँ पर इमरान खान के इर्द गिर्द जो हल्का है वो फरदौस आशिकवान साहबा को पसंद नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो इनका स्टाइल है ना कसूरमुखी वाला, ये फरदौस आशिकवान साहबा, ये खान साहब को बड़ा पसंद है, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि जो आपकी बात ना माने उसके साथ इसी किस्म का सलूक किया जाए, जो आपके साथ आर्गूमेंट करने की कोशिश करे उसको इसी किस्म का रवैया उसके साथ इख्तियार किया जाए। आपको याद होगा कि खान साहब ने एक धरने के दौरान, एक IG थे ताहर आलम खान, उस वक्त IG थे इस्लामाबाद के, तो तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। वो बड़ी मशहूर तकरीर हुई थी इनकी। और इसी तरह की बातें जो खान साहब जो है ना वो खलनायक वाली वो करते ही चले आ रहे हैं, तो उन्हें ये खलनायक का भी जो है ना वो बड़ी पसंद है। आजकल जो हैं फरदौस आशिकवान साहबा वो थोड़ी सी टेंस हैं,
ये मेरी खबर है और ये मैं आपको पक्की कचूर कहानी बता रहा हूँ कि फिरदौस आशिक अवान साहबा के ऊपर एक प्रेशर है। ये जो खुश अख्तर सुबहानी साहब की डेथ हुई है PP38 से, यहाँ पर उनको कहा जा रहा है पार्टी की जानिब से कि यहाँ पर आप इलेक्शन कंटेस्ट करें और इलेक्शन जीत कर पंजाब असम्बली में आ जाएँ। आप क्यों इधर उधर से आई हैं, मामले खसूसी बनी हुई हैं, पक्की वज़ीर बने। फिरदौस आशिक अवान साहबा वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहती। और वो इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट करना चाहती? वो इसलिए कंटेस्ट नहीं करना चाहती कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जितना ज़ोर है इस वक्त और जितनी उसकी पॉपुलैरिटी है, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहबा की वजह से उनकी जितनी पॉपुलैरिटी बनी हुई है और जो बयानिया नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं, उसके बाद फ़िलहाल वो ये समझती हैं या हर आदमी समझता है कि वहाँ से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जो नामुमकिन वाली बात है ना, ये उनको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो पार्टी का प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए एक्चुअली इस्लामाबाद गई हुई थी। क्योंकि डार ब्रदर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हैं और वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने नाम के ऊपर तरक्याती फ़ंड्स लेके इस्लामाबाद सियालकोट के अंदर को मेडिकल कॉलेज बनवा लें, कोई डिग्री कॉलेज बनवा लें, ताकि उनकी सियासत मज़ीद सिक्योर हो जाए। और दूसरा जो है वो ये फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से वो ये कर रहे हैं कि जनाब इनको वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जाए, क्योंकि ये जो सीट खाली हुई है इसके ऊपर जो कौमी असम्बली का हल्का है वहीं से फिरदौस आशिक अवान साहबा इलेक्शन कंटेस्ट किया करती थी। तो ये अब उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें, लेकिन फिरदौस साहबा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहती। अब वहाँ पर एक नई सियासत शुरू हुई है। मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं वो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के प्लानर हैं और इस किस्म की वो कहानीबाज करैक्टर हैं कि उन्होंने अपना बंदा जो है वो दाखिल कर दिया है कि जनाब PTI हमें यहाँ से टिकट दे दे और हम हमारे कोटे में डाल दे, अगर इनमें से कोई नहीं लड़ना चाहता तो फिर हम लड़ना चाहते हैं, हम जीत के दिखाएंगे कि इलेक्शन इस तरह जीता जाता है। अब वहाँ पर एक मुस्लिम लीग काफ के नायब सदर हैं सलीम बरियार साहब। सलीम बरियार साहब के एक जो हैं वो भाई या भतीजे हैं कैसर बरियार साहब, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं और उनकी सिफारशी जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने हुए हैं। अच्छा, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब कैसे बने हुए हैं कि जनाब कैसर बरियार को टिकट दे दिए या ये काफ लीग को दे दिया जाए? उसकी दो वजूहात। पहली वजह तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ये समझते हैं कि इस तरह से चौधरी बरादरान जो मेरे बारे में इधर उधर बातें करते हैं, एक तो वो उनको मैं ब्लाइज कर दूंगा, वो मेरे साथ मिल जाएंगे और उनकी ज़रा जो ज़बान दराजियाँ हैं जो वो अक्सर साफ़ियों में बैठ के मेरे ख़िलाफ़ सोचते हैं या इधर उधर बातें करते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं, मिट्टी दा मादू है, तो मैं ज़रा उनको अपने दाम में ले लूँगा, काबू कर लूँगा। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, वो समधी हैं सलीम बरियार साहब के। तो वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं ना सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब के, बल्कि वो जो फ़राह खान साहबा हैं मशहूर व मरूफ, जो बुशरा बेगम साहबा की वो जो खतून अव्वल हैं इमरान खान साहब की बेगम साहबा, उनकी बड़ी पक्की कचूर किस्म की सहेली जो हैं फ़राह खान साहबा, वो उनके भी बहुत करीब हैं। लिहाजा ये एक पूरे का पूरा सीन है जिसमें एक तरफ फिरदौस आशिक अवान साहबा फिट किया करने की कोशिश कर रहे हैं डार ब्रदर्स, और दूसरी साइड पर ये जो साहब हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर काफ लीग आ जाए। अब इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है कि तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर भी हुकूमत में हो, तहरीक इंसाफ वफाक में भी हुकूमत के अंदर हो और उन्हें वहाँ पर उम्मीदवार कोई ना मिले। ये वो आर्गूमेंट है जिसका फ़िलहाल वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास या ये जो कैसर बरियार साहब हैं इनके सिफारशियों के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं जब वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो वहाँ पर वो एक्चुअली ये जो अपने ख़िलाफ़ वो समझती हैं साजिश हो रही है कि मुझे सूबाई हल्के में धकेला जा रहा है, तो वहाँ पर जाकर वो एक्चुअली ये करना चाह रही हैं कि जनाब मैं बंदा देती हूँ, वहाँ पर आप उसको खड़ा करें और उसको इलेक्शन का टेस्ट कराएं, मैं गारंटी करती हूँ वो जीतेगा। और डार ब्रदर्स की सारी साजिश जो उनके ख्याल में साजिश है उसको नाकाम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उनकी दाल गली नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंस रहीं और काफ़ी उनका जो है ना जहनी तनाव का शिकार थी। और उसमें ये सारा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ
ये वो बात है जो मुझे तहरीक इंसाफ के मतलब उन हलकों ने बताई जो बहुत करीब हैं वज़ीर आला पंजाब के भी, और जो फरदौस आशक अवान साहबा हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं, उन्होंने ये बात बताई। लेकिन मैं इस सारी बातों से हटकर ये बात कहना चाहता हूँ कि पीटीआई एक ऐसी जमात बन चुकी है जिसके अंदर आर्गूमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची, और जो कोई उनके साथ आर्गूमेंट करता है उनका रवैया जो है वो आगे से बहुत ज़्यादा पुरतशद्दद होता है। अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें, आप किसी बात पर बड़ा डिसेंट से तरीके से भी सवाल उठा दें तो आपको जवाब में गालियां मिलेंगी। आप फेसबुक पे सवाल करके देख लें, आपको जवाब में गालियां मिलेंगी। आप अगर इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बात करके देख लें, फैसल वोडा साहब को आप देख लें, मतलब फैसल वोडा साहब ने जो हरकतें की हैं खुद अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में, जो तरीन साहब के ग्रुप के लोग हैं कि एक थानेदार की मार है, जूते पड़ने चाहिए, ये सारी गुफ्तगू जो है ये बताती है कि पीटीआई एक ज़हनी तौर पर पुरतशद्दद जमात है। उसमें फरदौस आशक अवान साहबा जो है वो बेचारी फोकस हो गई हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी इस वक्त उनकी तरफ वजह नहीं जा रही। तो मैंने सोचा कि आपको सारे इवेंट्स इकट्ठे करके साथ ही सारी सूरत हाल जो है बैकग्राउंड वो आपके सामने रख दूँ ताकि पिक्चर जो है वो आपको भी क्लियर हो जाए। लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, और थप्पड़ की गूंज जो है ना वो बिल्कुल सुनाई देती रहेगी। और क्योंकि ये कैमरे के सामने पड़ने वाला थप्पड़ है, बंद कमरे च नहीं पिया, वो सुनाई देती रहेगी जब तक फरदौस साहबा सियासत करती रहेगी। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।